बच्चे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले पे बच्चे आप लोगों के? ठीक है, तो आज हमें जो टॉपिक करना है बच्चे वो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल एवं दलीय प्रणाली। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम एक्चुअली कितने प्रकार के दलीय प्रणाली होते हैं ये हमें देखना होता है बच्चे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका मकसद क्या होता है निर्माण करने के पीछे, कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई है तो उसके पीछे का मकसद क्या है, ये हमें जल्दी से एक तरह से क्या करना होता है, देखना होता है, समझना होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वहाँ राजनीतिक दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अगर तुम्हें समझना है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है बच्चे, तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर आपको सूचना होगी बच्चे, तभी किसी कंट्री के तुम पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकते हो बच्चे। और कहीं पर एक दलीय प्रणाली है, कहीं पर द्विदलीय प्रणाली है, कहीं पर बहुदलीय प्रणाली है बच्चे, ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को देखने से बच्चे कि क्यों हमने एक दलीय शासन प्रणाली को हमने क्यों समर्थन कर, कुछ देश जो है वो एकल दलीय यानी सिंगल पार्टीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि भाई मेरे देश में ना एक दलीय प्रणाली होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल पार्टीज को राइट होना चाहिए और वही पार्टी निर्वाचन में उसी जो भी निर्वाचन होगा उस पार्टी में के जो भी सदस्य होंगे वो एक प्रकार से क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे बच्चे। आई बात समझ में? तो कहीं कहीं पर द्विदलीय होता है तो बच्चे उस देश की भौगोलिक, उस देश की संस्कृति और उस देश की जो विविधता है बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित करती हैं कि वहाँ पे द्विदलीय शासन प्रणाली है या एक दलीय शासन प्रणाली है या बहुदलीय शासन प्रणाली है बच्चे। तो ये चीज़ें हमें एक प्रकार से क्या करना होता है, समझना होता है बच्चे। प्रियंका आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बच्चे। दीपा बच्चे आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले एक चीज़ जर्नलिस्ट कभी कभी तुमसे बहुत बेसिक कभी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अगर तुम कभी इंटरव्यू कहीं देने गए बच्चे, वहाँ पे तुमसे अंतर कराया जाएगा, वो लोग अंतर कराएंगे कि राजनीतिक दल और जो दबाव समूह होता है बच्चे, उसमें आप किस प्रकार से अंतर करेंगे। राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो प्रेशर ग्रुप होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें आप किस प्रकार से डिफरेंसेस करेंगे बच्चे। तो एक्चुअली जो दबाव समूह होता है बच्चे, वो समाज में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो विशिष्ट हित हैं बच्चे, इसको एक प्रकार से क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। दबाव समूह जो होता है वो सिर्फ विशिष्ट हितों का, हो सकता है कि जो दबाव समूह के लोग हैं बच्चे, उनका कोई हित हो तो उस हित को लेकर वो राजनीतिक व्यवस्था पर एक प्रकार से क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं बच्चे। तो कुछ विशिष्ट हितों का एक प्रकार से दबाव समूह जो होता है बच्चे, वो विशिष्ट हितों का एक प्रकार से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो राजनीतिक दल है बच्चे, वो पूरे समाज के हितों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। विशिष्ट हितों के लिए नहीं, कि कुछ लोगों के हितों के लिए राजनीतिक दल कार्य नहीं करता है। जो राजनीतिक दल है वो समाज के सभी लोगों के हितों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। जबकि प्रेशर ग्रुप जो है वो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट को क्या कर देगा, टारगेट कर देगा कि भाई मैं इस समुदाय के लोगों के हितों के लिए क्या करूंगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाऊंगा और जो भी उनके हित हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, वो मैं सरकार से क्या करूंगा, एक प्रकार से दिलवाने में मदद करूंगा। जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं बच्चे, समाज में जितने भी हित होते हैं उन सभी हितों का वो लोग क्या कर लेते हैं, एक तरह से संचयीकरण करना। ये हमने आर्मेंड पावेल में भी पढ़ा था बच्चे। जब आर्मेंड पावेल का मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा था, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थ्योरीज थी बच्चे, वहाँ पे हमने 2-3 छोटी छोटी चीज़ों पे बात की थी। जैसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हितों का अभिव्यक्तिकरण क्या होता है, हितों का सामूहिकरण क्या होता है। जो हितों का सामूहिकरण और हितों का आर्टिकुलेशन, मतलब हितों की अभिव्यक्ति और हितों के सामूहिकरण में अंतर है बच्चे। हितों के अभिव्यक्ति की बात तो दबाव समूह करता है,
हितों की जो अभिव्यक्ति होती है वो दबाव समूह करता है। दबाव समूह समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के हितों को लेकर सरकार के ऊपर क्या करता है, एक प्रकार से दबाव बनाता है। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं बच्चे, समाज में जितने भी समूह होते हैं उनके सभी समूहों के सभी हितों को लेकर क्या करता है, वो नीतियों का या फिर कानून का एक प्रकार से क्या करता है, निर्माण करता है बच्चे। तो इंटरेस्ट जो एग्रीगेशंस है, इंटरेस्ट जो एग्रीगेशंस है बच्चे, ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, राजनीतिक दल से रिलेटेड होता है। और जो दबाव समूह से रिलेटेड होता है वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी प्रेशर ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस को बहुत अधिक क्या करता है, फोकस करता है। और जो इंटरेस्ट एग्रीगेशंस होता है बच्चे, उसको सबसे अधिक फोकस कौन कर देता है, ठीक है। तो उसको फोकस जो करता है बच्चे, वो करते हैं राजनीतिक दल। आई बात समझ में बच्चे। एक अंतर और भी मैंने बोला कि जो राजनीतिक दल होते हैं बच्चे, वो हित सामूहिकरण की बात करते हैं। मतलब जितने भी समाज में समूह हैं उन सभी लोगों के हितों को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, और फिर उन हितों के आधार पे, उन मांगों के आधार पे वो कानून और नीतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बच्चे। लेकिन जो दबाव समूह होता है बच्चे, वो समाज के सभी लोगों के हितों को लेकर नहीं कार्य करता है, समाज के कुछ विशिष्ट हितों को लेकर ही वो क्या करता है, कार्य करता है। तो जो दबाव समूह, तो उसका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है बच्चे, और जो राजनीतिक दल होता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा भी होता है, और तुम उसको व्यापक भी बोल सकते हो बच्चे। ये मैं बोल रहा था। यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं बच्चे। दबाव समूह में समाज विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आमंड एवं पावेल ने हितों के अभिव्यक्तिकरण के रूप में अभिव्यक्त किया, जबकि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान सभी के हितों को संचित एकत्रित करने के प्रयास करते हैं, जिसे आमंड एवं पावेल ने हित समूहीकरण कहा बच्चे। तो तुमसे पूछा जाता है कि हित समूहीकरण क्या होता है। तो हित समूहीकरण का मतलब ये होता है बच्चे कि समाज में जितने भी हित हैं, समाज में जितनी भी मांगे हैं, समाज में जितनी भी मांगे हैं, उन सभी मांगों को क्या कर लेना, संचित करना, एकत्रित करना, और फिर सरकार को उन सभी मांगों को क्या करना, सरकार को देना, और सरकार उन मांगों या उन हितों के आधार पे क्या करता है, कानून और नीतियों का निर्माण करता है। तो आमंड पावेल ने बोला कि हितों के संचित या हितों के एकत्रीकरण के प्रयास को एक प्रकार से क्या आमंड पावेल ने नाम दिया था, हित सामूहिकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशंस। और जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है बच्चे, वो दबाव समूहों के द्वारा किया जाता है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का एग्जाम्पल दबाव समूह हो सकता है बच्चे, और हित सामूहिकरण का उदाहरण आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, राजनीतिक दल हो सकते हैं बच्चे। यही मैंने बोला। आई बात समझ में। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस क्या होता है, तो बता पाओगे तुम लोग इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस क्या होता है, क्या बताओगे इसमें बच्चे, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ठीक है। तो ये चीज़ें, और आर्टिकुलेशन में तो समझ में आई क्या होगा। तो एग्रीगेशन में कि पूरे समाज से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हितें होती हैं, मांगे होती हैं, उनको एकत्र कर लेते हैं, और फिर वो सारी मांगे जो होती हैं वो सरकार के सामने रखी जाती हैं, और सरकार उन मांगों पे कानून का एक प्रकार से क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट एक डिफरेंसेस और भी किया जा सकता है बच्चे कि राजनीतिक दल का जो मूल उद्देश्य होता है, मूल फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो होता है सत्ता की प्राप्ति। सत्ता की प्राप्ति, राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करना, सरकार का क्या करना, निर्माण करना। लेकिन जो दबाव समूह होता है बच्चे, इसका काम सत्ता प्राप्त करना नहीं है, इसका काम होता है सरकार के ऊपर दबाव बनाना। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनका काम होता है सरकार के ऊपर क्या करना, दबाव बनाना। ठीक है, प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है कि सरकार के ऊपर आपको क्या करना है, दबाव बनाना है। हाँ, कभी कभी होता है कि प्रेशर ग्रुप के
मतलब कोई दबाव समूह है बच्चे, उस दबाव समूह के कुछ लोग निकल कर बाद में हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं बच्चे। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जो लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन चलाया गया था, तो बहुत सारे लोग इंडिया अगेंस्ट, एक प्रेशर ग्रुप ही तो था जो सरकार के ऊपर क्या कर रहा था, दबाव बना रहा था कि लोकपाल बिल लाया जाए, लोकपाल बिल लाया जाए। लेकिन फिर तुमने देखा होगा कि वो दबाव समूह में से कुछ लोगों ने निकल कर एक राजनीतिक दल का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया था। वैसे दबाव समूह के लोगों को राजनीतिक दल का निर्माण नहीं करना चाहिए बच्चे, क्योंकि जनता आपको एक दबाव समूह के रूप में देखती है। तो अगर आप निकल कर कल को राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं बच्चे, तो राजनीति को लेकर भी समाज में लोगों का बड़ा अलग अलग दृष्टिकोण होता है बच्चे। पॉलिटिक्स को लेकर ना समाज में बहुत अलग अलग लोग दृष्टिकोण रखते हैं बच्चे। कहने का मतलब कुछ लोग पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छी चीज़ मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स के द्वारा समाज का सुधार किया जा सकता है, समाज का कल्याण किया जा सकता है, समाज का विकास किया जा सकता है, समाज की समस्याओं का समाधान किया। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स को भ्रष्टाचार के रूप में भी देखते हैं बच्चे, अपराध के रूप में उसको देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, एक पॉलिटिक्स को एक गंदी वस्तु के रूप में, एक गंदी इन्वायरमेंट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो इसलिए कि आप अगर दबाव समूह के कभी सदस्य हैं बच्चे और बाद में अगर राजनीतिक दल का आप निर्माण कर लेते हैं बच्चे, तो सीधा जनता को ये मैसेज आता है कि आप भी कहीं ना कहीं सत्ता, पैसा, लोभ, लालच के चक्कर में पड़ चुके हैं। तो आप समाज के हितों के लिए नहीं, समाज के विपरीत जाकर एक प्रकार से क्या करेंगे, आप कार्य कर सकते हैं बच्चे। तो ये चीजें भी होती हैं, इसका व्यवहारिक पक्ष, हाँ, तो ये चीजें तुम्हें समझना होता है बच्चे। ये हाँ, जैसे तुम अब इस चीज को जोड़ सकते हो ना, तुमसे कभी पूछा जा सकता है कि जैसे बोला तो जाता है कि दबाव समूह के जो लोग होते हैं वो सत्ता के लिए कोशिश नहीं करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। दबाव समूह का कार्य होता है कि जो विशिष्ट हित होते हैं बच्चे, उनको सरकार से आम जनता को क्या करना, दिलवाना, और उसके लिए सरकार के ऊपर क्या करना, दबाव बनाना। ये दबाव समूह का क्या होता है, कार्य होता है बच्चे। अब दबाव समूह में जल्दी क्या होता है कि बच्चे, एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है बच्चे। ठीक है, जैसे मैं किसी प्रेशर ग्रुप के साथ जुड़ा हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसी प्रेशर ग्रुप के साथ रहूंगा, मैं अन्य प्रेशर ग्रुपों के साथ भी हो सकता हूं बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति एक किसी दबाव समूह का सदस्य है, तो ये नहीं बोलना है कि सिर्फ उसी दबाव समूह का वो सदस्य रहेगा, वो अन्य दबाव समूह का भी सदस्य बन सकता है बच्चे। इस तरह की चीजें होती हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा सा, इसलिए दबाव समूह की जो सदस्यता होती है वो सर्वसमावेशी होती है, इंक्लूसिव होती है। मतलब किसी के भी तुम सदस्य बन सकते हो। जैसे किसान जो संगठन होते हैं बच्चे, जो किसानों के हितों के लिए लड़ते हैं, हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में पढ़ा भी था वो चीज़ें। श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं बच्चे, तो बहुत सारे लोग श्रमिकों के भी, श्रमिक जो दबाव समूह होते हैं उसके भी सदस्य हो जाते हैं, किसानों के भी हो जाते हैं, अन्य भी जो मतलब कहने का तो नहीं, कहने का मतलब तुम जैसा ना कि तुम चाहते हो कि नहीं, समाज में बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं और तुम एक जागरूक व्यक्ति हो, तो तुम समाज के लोगों के हितों को बहुत बेहतर तरीके से, एक्चुअली हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे जिनको अपने हित पता नहीं होते कि एक्चुअली मेरे हित कौन से होने चाहिए, क्या हित मेरे हैं बच्चे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेरा हित किस में है बच्चे। कभी कभी क्या हो जाता है कि वो हितों का भी वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं कि प्राथमिक मेरे हित क्या है और द्वितीयक मेरे हित क्या है। ये भी टॉपिक मैंने तुम लोगों को समझाया था बच्चे। तो कभी कभी वो बहुत छोटी मोटी चीज़ों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जैसे प्राथमिक हित क्या होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, ये आपके क्या होने चाहिए बच्चे, प्राथमिक हित होने चाहिए। तो सरकार से इन हितों के लिए आपको क्या करना चाहिए, मांग करना चाहिए। भाई महिलाओं का समाज में बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समाज में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होना चाहिए, ये हमारे प्राथमिक हित होते हैं। हम किस हित के लिए लड़ने लगते हैं, अरे बिजली का माफ कर दो, बिजली बिल माफ कर दो, पानी का बिजली माफ कर दो, ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चे वो द्वितीयक आती हैं। इन चीजों को माफ करा लेने से आप बहुत समाज का हित थोड़ी कर पा रहे हो बच्चे। जो पैसा, मतलब बिजली बिल आप पे कर सकते थे, अगर आपके पास रोजगार होता, काम होता, तो आप बिजली बिल भी दे पाते और पानी भी दे पाते। अब क्या हुआ, वो पानी तो आपको मुफ्त में दे रहा है, बिजली भी मुफ्त में दे रहा है, लेकिन क्या पानी और बिजली से आपका जीवन चल सकता है?
जीवन में सिर्फ पानी और बिजली का योगदान होता है जीवन को चलाने के लिए बच्चे, नहीं, अन्य वस्तुएं भी चाहिए, और अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। और वो संपत्ति कैसे आएगी? रोजगार से आएगी बच्चे, जब बेरोजगारी खत्म होगी बच्चे। तो मेरे प्राथमिक हित क्या होनी चाहिए? हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी अच्छी शिक्षा का मतलब रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शिक्षा तो दे दिया लेकिन मुझे उससे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं पढ़ा लिखा एक क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, या फिर मेरी जो योग्यता है बच्चे, उस योग्यता से कम के स्तर का मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपनी योग्यता के बराबर का काम नहीं मुझे मिल रहा है, अपने योग्यता से नीचे के अगर कार्य को मैं कर रहा हूँ बच्चे, तब भी मैं बेरोजगार हूँ। आई बात समझ में आप लोगों को? बेरोजगारी की परिभाषा अगर तुमसे कभी पूछे तो तुम्हारी योग्यता क्या है भाई? पोस्ट ग्रेजुएट हो, नेट क्वालिफाइड हो, तो तुम्हारी योग्यता क्या होनी चाहिए कि भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए मिलना चाहिए मुझे 11th-12th के लेवल का। अब मैं जाकर कहीं क्लर्क का काम करना शुरू कर दूं, प्यून का काम करना शुरू कर दूं, तो वो भी एक प्रकार से बेरोजगारी है बच्चे। आई बात समझ में? तो इसलिए समाज में कुछ जागरूक लोग होते हैं बच्चे, जो समाज के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, औसतन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने हितों के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, अपने हितों के बारे में पता नहीं होता है। तो उन लोगों के हितों के लिए जो समझदार लोग होते हैं वो दबाव समूह जैसे संगठनों का निर्माण करते हैं, फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनके हितों के लिए एक प्रकार से क्या करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें दबाव, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब बहुत सारे, जैसे मैंने श्रमिक संगठन है दबाव समूह में आते हैं, किसान है, छात्र यूनियन संगठन होते हैं बच्चे, सारे, ठीक है, रेलवे यूनियन होता है, इस तरह के बहुत सारे यूनियंस मिलते हैं बच्चे जो दबाव समूह। उसमें देखोगे ना कि एक व्यक्ति कई संगठनों, कई दबाव समूहों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और अपने समाज के हितों के लिए एक प्रकार से समाज के लोगों के ऊपर क्या बनाता है बच्चे, दबाव बनाता है। तो दबाव समूह का कोई सदस्य किसी अन्य दबाव समूह का भी सदस्य बन सकता है बच्चे, ये होता है। लेकिन राजनीतिक दल, अगर आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं बच्चे, तो आपको दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा जब तक आप पहले राजनीतिक दल के सदस्यता से आप क्या करें, रिजाइन न कर दें, तब तक आप दूसरे में नहीं जा सकते। आप हर समय एक ही राजनीतिक दल के सदस्य बनकर रहेंगे जब तक आप राजनीतिक क्रिया कर रहे हैं बच्चे, राजनीतिक गतिविधियां जब तक आप करेंगे तब तक आप किसी एक ही राजनीतिक दल के आप सदस्य बनकर रहते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, सदस्य हूं बच्चे, तो मैं कांग्रेस का भी सदस्य हूं, नहीं। कांग्रेस की सदस्यता मुझे तभी प्राप्त होगी बच्चे जब मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ूंगा बच्चे, तब मैं कांग्रेस का सदस्य बन सकता हूँ। यही सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था बच्चे, जबकि कोई व्यक्ति केवल एक राजनीतिक दल का ही सदस्य हो सकता है, इसलिए राजनीतिक दलों की सदस्यता अन्य यानी एक्सक्लूसिव्स होती है, और वो क्या होती है, इंक्लूसिव्स होती है। एक्सक्लूसिव्स और इंक्लूसिव्स, ये दोनों टर्म बहुत ध्यान में रखना। इंक्लूसिव्स का मतलब ये होता है कि मैं कई ग्रुपों का मेंबर हो सकता हूँ, कई ग्रुपों का मैं सदस्य हो सकता हूँ, लेकिन एक्सक्लूसिव्स का मतलब ये है कि मैं किसी एक ही ग्रुप का क्या हूँ, मेंबर हूँ बच्चे। आई बात समझ में? इंक्लूसिव्स का मतलब है कि मैं कई ग्रुप्स, कई संगठनों का मेंबर हो सकता हूं बच्चे, लेकिन एक्सक्लूसिव्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ मैं एक ही ग्रुप का क्या हूं, मेंबर हूं, उसको एक्सक्लूसिव्स बोलते हैं बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? आगे जब आओगे बच्चे तो एक स्कॉलर हैं, और ये जो एडम बर्क हैं बच्चे, ये रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े हुए स्कॉलर आते हैं। तो ये रूढ़िवादी विचारक हैं बच्चे, रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक हैं बच्चे एडम बर्क। तो ये ध्यान में रखना, एडम बर्क का नाम हमें जो विचारधारा पढ़ना है बच्चे, उसमें एक रूढ़िवादी विचारधारा भी पढ़नी है। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा के बहुत बड़े माने जाते हैं समर्थक, वो एडम बर्क का नाम काफी फेमस है रूढ़िवादी विचारकों में बच्चे। इन्होंने दल के बारे में क्या बोला है, यानी पार्टी के बारे में क्या बोला है, समान विचारों के लोगों का एक ऐसा समूह। मतलब दल उसको बोलते हैं बच्चे, दल में जितने भी सदस्य होंगे, दल में जितने भी सदस्य होंगे, या दल जो है उसमें जो लोगों का समूह है बच्चे, लोगों का जो समूह है, उन सभी के विचार क्या होते हैं, एक होते हैं बच्चे, एक होते हैं, उनकी विचारधारा एक होगी बच्चे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में हाँ बच्चे को मानना नहीं है, एडम बर्क ऐसा देखा है, उन्होंने लिखा है बच्चे, ऐसा ही होता है कि अगर कांग्रेस दल को तुम ले लो, कांग्रेस एक पार्टी है,
अब कांग्रेस में जितने भी सदस्य होंगे क्या उनके विचार अलग अलग हैं? अगर विचार अलग होते तो उस समूह के सदस्य आप बन ही नहीं सकते थे। यानी उस समूह में जितने भी लोग हैं उन सभी के विचार क्या है, एक जैसे। तो एडमबर्ग ने देखा पार्टियों के दलों के बारे में कि जब भी कोई समूह बनता है तो अगर वो समूह कल को दल बन जाता है बच्चे, तो उसमें सभी लोगों के जो विचार होते हैं वो बड़े एक जैसे होते हैं, एक विचार होते हैं बच्चे। ठीक है, तो रूढ़िवादी मतलब ये पैट्रियाटिक सिस्टम को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो इनका दल के ऊपर विचार है बच्चे। जब सिर्फ एडमबर्ग को तुम पढ़ोगे, तो जब एडमबर्ग को पढ़ोगे तो उस समय तुम्हें दिखेगा कि एडमबर्ग का जो विचार है, ठीक है, जो सोच है, वो बहुत रूढ़िवादी विचारधारा है बच्चे। वो पुरानी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है ना, वो महिलाओं के स्वतंत्रता का एक प्रकार से क्या करते हैं, मना करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखना। यानी एडमबर्ग ने दल के बारे में क्या परिभाषा दी है बच्चे, ये पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है। तो लोगों के जहाँ पे विचार एक हों, लोगों के समूहों के विचारों में अगर एक जैसा है, और ये लोग एक तरह से राष्ट्रीय हित के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं कि हम राष्ट्रीय हित के लिए वैसे तो सारे दल ही राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करते हैं, कोई ऐसा दल नहीं होता है जो राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य नहीं करता है। राष्ट्रीय हित का मतलब समाज के सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए दल जो है वो कार्य करते हैं। आई बात समझ में बच्चे। नेक्स्ट इसमें आओगे बच्चे, मैकाइवर का नाम आता है। ये भी पॉलिटिकल साइंस के काफी फेमस है, इनके नाम भी कहीं कहीं तुम्हें ऑप्शंस में दिखेगा कि मैकाइवर जो है वो राजनीतिक दल को कैसे परिभाषित कर रहे हैं बच्चे। राजनीतिक दल किन्हीं शासन सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन में गठित संघ है। ठीक है, यानी राजनीतिक दल जो है बच्चे वो शासन सिद्धांत, जो राजनीतिक दल है बच्चे वो क्या करते हैं, शासन करते हैं, या फिर वो राजनीतिक दल जो होते हैं वो नीतियों के लिए क्या होते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, और उन नीतियों का एक प्रकार से वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं बच्चे। और लेकिन ये जो राजनीतिक दल है बच्चे वो कहीं ना कहीं सत्ता को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपायों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो जो राजनीतिक दल हैं जैसे खास तौर से तुम लोकतांत्रिक देशों में देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता को प्राप्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक उपायों के द्वारा संवैधानिक साधनों का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए और शासन को करने के लिए। कहने का मतलब लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होता है और आप एक राजनीतिक दल के रूप में उस चुनाव में भाग लेंगे बच्चे। जब उस चुनाव में जनता आपको, ठीक है ना, एक बहुमत देगी, जब जनता के द्वारा एक बहुमत आपको प्राप्त होगा बच्चे, तब जाकर कहीं आप शासन का क्या कर सकते हैं, शासन का नियंत्रण कर पाएंगे, शासन का संचालन कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे। यही चीजें तो मैकाइवर यहाँ पे समझा रहे हैं बच्चे। आए वो समझ में। नेक्स्ट आओगे बच्चे, गैटिल हैं, वो किस तरह से राजनीतिक दल को समझा रहे हैं बच्चे। गैटिल के अकॉर्डिंग राजनीतिक दल क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि न्यूनाधिक रूप से संगठित नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं तथा जो मताधिकार की शक्ति के द्वारा शासन पर नियंत्रण कर अपने सामान्य नीतियों को लागू करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं बच्चे। यानी एक्चुअली ये राजनीतिक दल को न्यूनाधिक रूप में देखते हैं, मतलब जो राजनीतिक दल होता है उसमें बहुत सारे सदस्य नहीं होते हैं, कम लोग होते हैं बच्चे। कोई भी राजनीतिक दल होगा तो उसमें कितने सदस्य होंगे, 200, 300, 400, इतने ही तो सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो सदस्य नहीं हो सकते हैं बच्चे। किसी भी राजनीतिक दल में जाओगे तो उनके सदस्य जो होते हैं वो कितने सदस्य होंगे, 1000 मान लेता हूँ, 2000 मान लेता हूँ, 130 करोड़ की पॉपुलेशन, इतने लोग तो होते नहीं है। तो ये न्यूनाधिक रूप में होते हैं बच्चे, संगठित न्यूनाधिक रूप में एक नागरिकों का समूह होता है, मतलब जो कम है संख्या में, जो थोड़े से बुद्धिजीवी हैं, विशिष्ट हैं, इलीट हैं, रिच हैं बच्चे, ये लोगों का एक क्या होता है, समूह होता है। और ये राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, मतलब समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए बच्चे कार्य करते हैं। और एक तरह से क्या करते हैं, अपने मताधिकार की जो शक्ति होती है बच्चे, यानी जनता को, ठीक है ना, जब भी निर्वाचन जब होगा बच्चे, जब उनको निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है तो वो राजनीतिक दल उस निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जनता को लोक लुभावन चीजें देने की कोशिश करते हैं और उस पर जनता का मत प्राप्त करते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, सरकार का निर्माण कर लेते हैं। तो जो वो संगठन है उसकी जो सामान्य नीतियां होती हैं, जो चाहते हैं कि समाज में लागू हो, सरकार में आने के बाद उन नीतियों को क्या करने की कोशिश करते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं। यही क्या होता है, राजनीतिक दल होता है।
आई बात समझ में? हेलो। बस जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम आम आदमी पार्टी थी बच्चे, तो जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक दबाव समूह था बच्चे, अब उन्होंने आम आदमी पार्टीज बनाया, तो वो राजनीतिक जो दल था बच्चे, उसको क्या था कि अब राजनीतिक इकाई की तरह से हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे और लोकपाल बिल को क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो उसमें जो आम आदमी पार्टीज था, तो उसमें कितने लोग सदस्य थे, 1,00,000-2,00,000 लोग सदस्य थे बच्चे, ठीक है। इतने लोगों ने ही तो सदस्यता ली थी, उसकी सदस्य बने थे बच्चे। और फिर उसके बाद से उसमें से कुछ जो लोग होते हैं, न्यून होते हैं, मतलब जो 1,00,000 लोगों के लिए नहीं, उसमें से भी कुछ फिल्टर होकर निकलेंगे बच्चे, जो संख्या में, जो अपने आप को बहुत विशिष्ट समझते होंगे, योग्य समझते होंगे, जिनको समाज और देश दुनिया का बहुत बेहतर अनुभव होता है, वही लोग फिर क्या होता है बच्चे, राजनीतिक दल में का निर्माण तो हो ही गया है बच्चे, वो अपने कुछ मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस मैनिफेस्टो में चुन जनता से कुछ वादे करते हैं और जनता उन वादों पे क्या करता है, उन्हें मत देता है, और इस तरह से फिर मतों के बहुमत के आधार पे वो जीतते हैं, फिर सरकार का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, फिर समान नीतियों को क्या करने की कोशिश करते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं। यही तो राजनीतिक दल का क्या होता है, काम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे आओगे बच्चे, तो दल की आधुनिक व्यवहारवादी परिभाषा, ये तो किताबों में लिखा है, थ्योरेटिकल है बच्चे। एक्चुअली व्यवहारवादी रूप में कैसे काम करता है, ये अब हमें क्या करना होता है, देखना। दल की जो आधुनिक व्यवहारवादी परिभाषा क्या है, ये चीज़ें हमें देखना होता है। तो जब इसको देखोगे बच्चे, तो आधुनिक युग में दलों को समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं बच्चे। ये डेनियल एल्जार प्रमुख व्यक्ति हैं जो राजनीतिक दलों के ये व्यवहारवादी विश्लेषण करते हैं। तो पेपर में पूछा ये जा सकता है कि क्वेश्चन बच्चे, राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किसके द्वारा किया गया बच्चे, तो वहाँ पे डेनियल एल्जार का नाम क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। और आधुनिक समय में बच्चे जितने भी दल हैं, उस दल में समान लोग होते हैं, वो दल बनता ही क्यों है, सत्ता और शक्ति को प्राप्त करने के लिए बच्चे। और सत्ता और शक्ति के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उस प्रतिस्पर्धा में जिसको जनता का एक मैंडेट प्राप्त होता है बच्चे, लोकप्रिय मत प्राप्त होता है, वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, शासन में आ जाता है, सत्ता को प्राप्त कर लेता है बच्चे, उसे एक प्रकार से क्या हो जाती है, सत्ता प्राप्त हो जाती है, और फिर वो अपने सत्ता का उपयोग करता है अपनी नीतियों को लागू करते समय। तो दल की आधुनिक व्यवहारवादी परिभाषा समझ में नहीं बच्चे, वो तो तुमने थ्योरेटिकल पढ़ा था बच्चे। व्यवहारिक रूप में अगर तुमसे मैं पूछूं कि दल करते क्या है, तो क्या बताते हो आप लोग, क्या बताओगे? अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव किया है बच्चे? आज तक तुम लोग राजनीतिक दलों को किस रूप में देख रहे हो बच्चे? क्वेश्चन नहीं समझ में आया जो मैंने पूछा था वो? हाँ, बस सिंपल सी बात है, यही तुम देख रहे हो कि जो भी राजनीतिक दल प्राप्त है वो सत्ता के लिए प्राप्त है, क्योंकि राजनीति में ज़्यादा एक सुरक्षा है बच्चे, ज़्यादा सिक्योरिटी है। मैं एक अपराधी हूँ और लगता है कि मुझे सज़ा हो जाएगी बच्चे, और मैं ठीक ठाक एक अपराधी टाइप का व्यक्ति हूँ, तो मैं किसी राजनीतिक दल में घुसने की कोशिश करूँगा और घुस जाऊँगा अपने, ठीक है, ताकत और पैसे के दम पे मैं चुनाव भी जीत जाऊंगा, और फिर तो तुम सोच ही लो कि इस लोकतंत्र में तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, केस पर केस चलती रहेंगी बच्चे, ठीक है ना। तो अब तो लोकतंत्र में पहले अच्छी छवि के लोग आते हैं बच्चे, अभी भी तुम अगर लोकसभा में उठाओगे ना 543 में से, तो मेरे को लगता है कि ठीक है ना, उसमें से 20% को छोड़ अगर दिया जाए तो 80% लोगों पे कोई ना कोई क्राइम के मतलब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उनमें हो सकता है कि ट्रायल्स चल रहे हों कोर्ट में उनके अगेंस्ट, लेकिन इस तरह के लोग भी बच्चे आते हैं। तो आज तो बड़ा राजनीतिक, हाँ मतलब वो है बच्चे कि अगर वो साबित हो जाए तब, अंडर ट्रायल में नहीं होता, वो साबित होना चाहिए बच्चे। उसमें ना कि मेरे पे अपराध साबित हो गया और उसमें मुझे न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त हो गई बच्चे, कहीं से भी निचली अदालत से सजा अगर प्राप्त, तब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता बच्चे। लेकिन अभी तक चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चे,
अभी तक उस पर सजा नहीं हुई है बच्चे, तो मेरी सदस्यता बरकरार रहेगी बच्चे, अभी भी ये चीज़ें हैं। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता क्यों खत्म हुई थी? कारण ये प्रतिबंध लग गया, क्योंकि उनको सजा हो गई थी चारा घोटाला में, सीबीआई कोर्ट के द्वारा, सीबीआई न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा हो गई थी बच्चे, इसलिए वो चीज़ें आई थी। ठीक है, ये चीज़ें मत नहीं, वो लगता है कि लाइफ टाइम लग रहा है प्रतिबंध, या 5 साल के लिए लग रहा है, या 2 साल के लिए लग रहा है, ऐसा भी उसमें है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ठीक है आजीवन लग जाए तब तो फिर पूरा खत्म। लेकिन कहने का मतलब अगर आपके ऊपर प्रतिबंध लग गया बच्चे और 5-6 साल भी अगर आप बाहर हो जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी से, तो अभी भी आपका जीतना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे। हमारे यहाँ भूलने की आदत हम लोगों को बहुत अधिक है ना, तो हम तो जब तक मिलते जुलते रहोगे तब तक याद रखेंगे भाई, मिलना जुलना जैसे ही कम हुआ तो फिर मैं आपको भूल भी सकता हूँ बच्चे, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा देखना होता है कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें इसी तरह के स्टेटमेंट दिखेंगे बच्चे वहाँ पे क्वेश्चंस पेपर में, राजनीतिक दलों से इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तुम देखोगे बच्चों ऊपर ही राजनीतिक दल की उत्पत्ति किस हो, तो ये पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक तो मानव स्वभाव, कुछ मानव का स्वभाव ही होता है बच्चे कि भाई मैं एक राजनीतिक दल का निर्माण करूं बच्चे, मेरा पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है बच्चे, राजनीति में अगर रुचि है, तो मैं सीधा एक तरह का क्या करूंगा, राजनीतिक दलों का निर्माण करूंगा बच्चे। तो इस तरह से भी एक प्रकार क्या होता है कि मानव स्वभाव ही बच्चे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को क्या कर देता है, उत्पन्न करता है बच्चे, राजनीतिक दलों का उत्पन्न होता है। जैसे अब लालू प्रसाद यादव, ठीक है, नीतीश कुमार, इस तरह के जो लीडर्स नेता बने थे बच्चे, वो उस समय के परिवेश में ऐसी कुछ चीजें हुई कि ये लोग क्या हो गए, पॉलिटिकल नेताज बने, और बाद में इन्होंने खुद की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज बना ली थी बच्चे। यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बच्चे, जयप्रकाश नारायण को ऐसे भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में हम लोग को पढ़ना भी है। पिछले बार मेरे को लगता है कि जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था बच्चे, ठीक है, तो उसमें जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चंस पूछा था बच्चे। तो उस समय का कभी कभी बच्चे, एक तो मानव स्वभाव होता है, उसके वजह से राजनीतिक दल का निर्माण होता है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवेश निर्मित हो जाते हैं बच्चे, उस परिवेश के वजह से भी राजनीतिक दलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है बच्चे। तो परिवेश की वजह से राजनीतिक दलों का निर्माण हो सकता है, आर्थिक हितों के वजह से भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है बच्चे, और एक जैसी विचारधारा होने की वजह से भी हम राजनीतिक दलों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और लग रहा है कि मेरी धार्मिकता और जो सांप्रदायिकता है बच्चे, उसको कुछ लोग ठेस पहुंचा सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने क्या कर लिया, राजनीतिक दल का ही एक प्रकार से क्या कर लिया, निर्माण कर लिया बच्चे। तो ये राजनीतिक दल की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं बच्चे, ये पॉइंट्स तुम्हें क्या करना है, एक तरह से पेपर के लिए ध्यान में रखना है बच्चे। कि मानव स्वभाव भी हो सकता है, परिवेश भी हो सकता है, आर्थिक हित भी हो सकते हैं, विचारधारा भी हो सकती है, धार्मिक एवं सांप्रदायिक जो भावना होती है, रिलीजियस एंड कम्युनल जो इमोशंस होते हैं बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मुस्लिम लीग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तुम लोग मुस्लिम लीग को रख सकते हो बच्चे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो लीग था वो मुस्लिम धर्म और संप्रदाय के लोगों के हितों, अधिकारों, कल्याण, विकास के लिए ही तो बनाया गया था। तो वो धार्मिक और सांप्रदायिक भावना से एकदम जुड़ा हुआ था। हाँ, उसमें जो लोग आए होंगे सेम विचारधारा के लोग होंगे। कभी कभी आर्थिक हितों भी बच्चे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के निर्माण में बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करना है, तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है यहाँ तक? आगे आओगे बच्चे तो तुम्हारे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब दलों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उसमें तो पहले तो तुम्हें सिद्धांत एकदम ऊपर ऊपर मोटा मोटा याद होना चाहिए। ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत ये याद रहना चाहिए, संस्थागत सिद्धांत याद रहना चाहिए, और विकास का सिद्धांत याद रहना चाहिए। ये जो 3 सिद्धांत हैं बच्चे, इसके द्वारा दलों की उत्पत्ति को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, संस्थागत सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। हिस्टोरिकल क्राइसिस थ्योरीज हो गई, एक तो इंग्लिश में इसको बोल लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज हो सकती है, एंड डेवलपमेंट थ्योरीज हो सकती है। ये 3 सिद्धांत माने जाते हैं, और इन 3 सिद्धांतों के आधार पे ही बोला जाता है बच्चे कि दलों की उत्पत्ति
हुई होगी। मतलब दलों की उत्पत्ति को अब समझना है तो सिद्धांत तो हमें पता होना चाहिए बच्चे। तो जो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत है, हिस्टोरिकल क्राइसिस जो थ्योरीज है बच्चे, ये दिया किसने सिद्धांत, पहले तो यही तुमसे पेपर में पूछ लेगा। तो वहाँ पे पालोम्बरा तथा माइनर वीनर का नाम क्या करना है, ध्यान में रखना, माइनर वीनर। और ये माइनर वीनर का हमने एक रॉबर्ट वीनर है बच्चे, जो कम्युनिकेशंस थ्योरीज में हमने पढ़ा था, उसको भी जोड़ो। कम्युनिकेशंस थ्योरी जो संचार सिद्धांत था, वहाँ पे रॉबर्ट वीनर का नाम आता है बच्चे। आई बस समझ में? किसकी होगी बुक? तो हाँ बुक भी हो, माइनर वीनर की भी बुकें हैं बच्चे, बुक्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें यही समझना है कि जो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो पालोम्बरा तथा माइनर जो वीनर है उन्होंने ये सिद्धांत दिया था बच्चे। ठीक है, मतलब जो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब शासन की वैधता पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं बच्चे, जब शासन की वैधता पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, मतलब जो शासक है और उसकी जो शासन करने का जो तरीका है उस पर आम जनता जब सवाल उठाना शुरू कर देती है बच्चे, तो उसी परिस्थिति में, ठीक है, उस पूरी परिवर्तनकारी परिस्थिति में क्या हो जाता है, राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ बच्चे ब्रिटेन में, ठीक है, और वहां पे जो शासक था, उस शासक के शासन की वैधता को ही तो लेकर, लेजिटिमेसीज को लेकर क्या होने लग गया, क्वेश्चन उठने लगे। यानी जनता जो थी वो राजा के शासन को वैधता देना क्या करी, बंद की या क्वेश्चन करना शुरू किया। तो जब क्वेश्चन करना शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया होगा, जो लोग प्रश्न कर रहे होंगे उन लोगों ने क्या किया होगा, एक समूह बनाया होगा, वही समूह बाद में किस में परिवर्तित हो गया, राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया। आई बस समझ में? हाँ, मतलब उन लोगों का, मतलब एक तरह से क्या होगा, हिस्टोरिकल राजा है भाई, शासन कर रहा है, उसके शासन करने का जो तरीका है वो मुझे सही नहीं लगा, तो उस पूरे शासन के खिलाफ ही मैंने क्या कर दिया, बोलना शुरू कर दिया बच्चे। नागरिक जो है वो सरकार में अपना विश्वास नहीं कर रही है, मतलब जो जनता है और जो शासन है, उस नागरिक को शासन के ऊपर विश्वास ही नहीं है, सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो नागरिक क्या करेगी, शासन को परिवर्तित करेगी, मतलब जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उठाकर क्या कर देगी, हटा देगी। और जब हटाएगी बच्चे तो फिर कोई ना कोई तो राजनीतिक दल बाद में तो आएगा ना, वही हिस्टोरिकल क्राइसिस थ्योरीज होती है, इसी को ऐतिहासिक संकटन सिद्धांत बोलते हैं। जैसे इसको भारत के सेंस में तुम समझ सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दल के रूप में उत्पत्ति इसी संकट का परिणाम है बच्चे। अब जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस दल का निर्माण हुआ था बच्चे, ठीक है ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है, राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है बच्चे। बनाया क्यों गया था, ये दल बना क्यों था बच्चे, तो उसका कारण था बच्चे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस प्रकार का दूसरा विद्रोह न हो जाए, और समाज में लोग रह रहे हैं बच्चे, वो अंग्रेजी सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, और अंग्रेजी सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, और अंग्रेजी सरकार को किस रूप में ले रहे हैं बच्चे, ये चीजें पता होने के लिए राजनीतिक दलों का आप क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने बोला कि नहीं, जो कांग्रेस के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, बड़े वर्ग के जो एलीट क्लास के लोग थे, उन्हें राजनीतिक दल का निर्माण करने का अधिकार अंग्रेजी सरकार ने दिया, और अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के माध्यम से ये पता करना शुरू कर दिया कि समाज का सोच अंग्रेजी या क्वीन के बारे में क्या है बच्चे। अब क्वीन के बारे में जो लोग गलत मतलब क्वीन से या ब्रिटिश संसद से कुछ मांग कर रहे थे, अगर ब्रिटिश संसद और क्वीन देने से मना करते थे तो जैसे ही क्रांति होती थी, विद्रोह होता, तो अंग्रेजी सरकार समझ जाती थी और उस दल को छोटे मोटे मांगों को क्या कर देती थी, पूरा कर देती थी। अपने आप क्रांति और आंदोलन जो होता था वो क्या हो जाता था, शांत हो जाता था। तो इसी को हिस्टोरिकल क्राइसिस थ्योरीज बोला जाता है बच्चे। 1857 की रिवोल्ट से उन्होंने क्या किया, एक सबक लिया कि हमें 1857 के रिवोल्ट को तो चलो हमने कंट्रोल कर लिया, इसलिए कंट्रोल किया क्योंकि ये बहुत अधिक डिसेंट्रलाइज थे, विकेंद्रित होकर क्या कर रहे थे, 1857 का आंदोलन चला था, वो यूनाइटेड नहीं हो पाए थे, अपने आप को एक नहीं कर पाए थे बच्चे। 1857 का रिवोल्ट असफल होने का कारण क्या था बच्चे, एक तो
बहुत सारे लोग बट गए थे बच्चे, जो ग्रुप था जो आंदोलन कर रहा था अंग्रेजी से, वो बटे हुए लोग थे बच्चे, और उनके पास इतना संसाधन नहीं था, उनके पास दूरदर्शिता का एक प्रकार से अभाव था, और समाज का बहुत बड़ा समर्थन नहीं था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या सीखा कि चलो अभी समझ नहीं है बच्चे, इसलिए इस चीज को तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो फिर उस समय कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी को हम लोग हिस्टोरिकल क्राइसिस थी, यानी 1857 से अंग्रेजी सरकार ने सबक लिया और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का क्या कर दिया, निर्माण करा दिया बच्चे। तो ये चीजें संस्थागत सिद्धांत बच्चे, इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज है बच्चे, ओरिजिन ऑफ पार्टीज के पीछे। तो दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय संस्थाओं से हुई है बच्चे, यानी ब्रिटेन में जितने भी दल बने थे बच्चे, जैसे से संसदीय संस्थाएं बनी वहां पे 1688 के बाद से, जैसे संसद जैसी चीजें बनी ना, वह संसद के वजह से वहां पे राजनीतिक दलों का क्या होने लग गया, निर्माण होने लग गया बच्चे। क्योंकि सबसे पहले जो संसदीय संस्था थी बच्चे, हाउस ऑफ कॉमन बना, तो हाउस ऑफ कॉमन में दो गुट बन गए बच्चे, एक श्रमिक था और एक तुम्हारा क्या था, लिबरल थे, ठीक है, एक लिबरल पार्टी थी, उदारवादी दल था वहां पे, और एक श्रमिक दल था बच्चे, और ये हाउस ऑफ कॉमन में। यानी जैसे जैसे संसदीय संस्थाओं का निर्माण, यानी जो संस्थाएं होती हैं बच्चे, वो भी एक प्रकार से राजनीतिक दल को निर्मित करने में एक प्रकार से क्या करती हैं, मदद करती हैं बच्चे। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे हुआ, तो सीधा बोलना है कि वहां पे जो संसदीय संस्थाओं का जैसे ही उत्पत्ति होनी शुरू हुई ब्रिटेन में, वैसे ही वहां पे एक प्रकार से, ठीक है, दलों का निर्माण जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आई बस समझे, ठीक है। जैसे भारत में भी तो बोला जाता है कि भारत में से दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी बच्चे, एक तो कांग्रेस था और दूसरा साम्यवादी पार्टी भी होती थी, साम्यवादी दल थी, और 50-50 के बाद तुम देखोगे कि जनसंघ थी। लेकिन उसके बाद से जितने भी राजनीतिक दल बने थे वो किससे निकल कर बने थे, कांग्रेस से ही तो टूट के बाकी के भारत में राजनीतिक दल बने हुए हैं। कांग्रेस के लोग ही तो निकल कर, बाकी जनता पार्टी किससे बनी थी बच्चे, कांग्रेस में ही तो मोरारजी देसाई जैसे लोग थे, बड़े बड़े जो लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी, और फिर जो जनसंघ था वो जनता पार्टी में क्या हो गया, मिल गया, और फिर जनता पार्टी जब खत्म हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी है बच्चे, समाजवादी पार्टी, ये सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकल कर बने थे बच्चे। तो जैसे ही हम लोग संस्थाओं का निर्माण करते हैं बच्चे, उन संस्थाओं में जो कोई दल जब बनता है तो उस दल में जैसे ही आंतरिक समस्या पैदा होगी ना, उस दल में आंतरिक समस्या जैसे ही पैदा होगी, वैसे ही अन्य दलों का भी क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे दल के निर्माण में बच्चे। आई बात समझ लो, जो दलों का निर्माण होता है उसमें संस्थाओं का भी बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। यही नीचे डुअर्जर ने बताया था कि ब्रिटेन में दल की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि दल का निर्माण संसद के अंदर हुआ था बच्चे, संसद बनी और उसी के अंदर बच्चे दल बने थे, श्रमिक दल, और फिर इसके बाद से उदारवादी दल बना था वहां पे। आई बात समझ में, संसद बना पहले और उसके बाद वहां पे क्या हो रहा है, दल का निर्माण हो रहा है। तो संस्थाओं के वजह से भी दलों का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ये संस्थागत सिद्धांत बोलते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, तो ब्रिटेन के बाद ही तो बहुत सारे देशों ने संसदीय संस्थाओं जैसी चीजों को अपनाया था बच्चे, भारत में भी तो, ठीक है। संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है दल के निर्माण के पीछे बच्चे। आई बस, क्योंकि लोग उस संस्था का भाग बनना चाहते हैं और इसलिए दल का निर्माण आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बच्चे विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण हुआ, परिणाम स्वरूप इस आधुनिक औद्योगिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया के वाहक के रूप में दलों का क्या हो गया, विकास हुआ। तो ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण होता है, जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण होगा बच्चे, वैसे वैसे
दलों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक, जब समाज आधुनिक होता है बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि पूरा समाज एक ही साथ आधुनिक हो जाए, धीरे धीरे टुकड़ों में आधुनिक होते हैं बच्चे। तो उसी समाज में से कुछ लोग होते हैं ना बच्चे, वो चाहते हैं कि मुझे भी तो आधुनिक होना है, तो वो राजनीतिक प्रक्रिया का जब तक वाहक नहीं बनेगा, संचालक नहीं बनेगा बच्चे, तब तक अपने वर्ग और अपने समुदाय के लोगों का विकास कैसे करेगा बच्चे। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट वहाँ पे आती है कि एक वाहक के रूप में ये लोग आते हैं। तो विकास का सिद्धांत यही बोलता है कि जैसे जैसे समाज में आधुनिकीकरण होगा बच्चे, तो औद्योगिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोग क्या होते हैं, दलों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करनी होती है, तुम्हें समझनी होती है। क्लियर है इतनी चीजें बच्चे? अब संख्या के आधार पे दलों के प्रकार बोल सकते हो। एक दली का मतलब वहां पे एक ही दल है बच्चे, उस देश में सिर्फ एक दल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज है बच्चे, उसको सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। जहाँ पे संख्या, द्विदलीय मतलब जहाँ पे दो दल हैं, बहुदलीय मतलब जहाँ दो से अधिक दल होते हैं, उसको बहुदलीय बोलते हैं। यानी संख्या के आधार पे हम दलों का भी क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, यानी संख्या के आधार पर दलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विचारधारा के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे, दल के बारे में समझते हैं। जैसे वामपंथीय दल, दक्षिणीय पथ, ठीक है, वामपंथियों को हम लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं बच्चे, दक्षिणीय पंथी को हम लोग क्या बोल देंगे, राइटिस्ट बोल देंगे, और ये थोड़ा सा मिडलिस्ट होते हैं बच्चे, मध्यम मार्गी वाले होते हैं। दोनों का मिला जुला रूप है बच्चे। अब ये तुम्हें चलता है इस देश में कि ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं। तुम कैसे समझोगे कि कौन लेफ्टिस्ट है और कौन राइटिस्ट है बच्चे? तो विचारधारा के आधार पे ही बच्चे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में एक प्रकार से क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो जो राइटिस्ट होते हैं बच्चे, जो दक्षिणापंथी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, दक्षिणापंथी का मतलब होता है बच्चे, दक्षिणापंथी यानी उस विचारधारा से ये लोग हैं जो समाज में यथा स्थिति की समर्थक होते हैं। मतलब समाज में ये लोग परिवर्तन जो है बच्चे नहीं चाहते हैं, समाज जैसे है वैसे ही ठीक है। समाज में जिसको विशेषाधिकार प्राप्त है उसी के पास विशेषाधिकार होने चाहिए, दूसरे लोगों के पास विशेषाधिकार जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये उस तरह के लोग हैं। या ये दक्षिणापंथी जो है ना बच्चे, इनको ये भी बोल सकते हैं समाज में बड़ा धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। जो राइटिस्ट होते हैं ना, ये समाज में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है ना। इस जो दक्षिणापंथी होते हैं बच्चे, इस विचारधारा में ये स्वतंत्रता और अधिकारों की बजाय समाज के स्वरूप को सोपानिक माना जाता है। मतलब ये समाज को ना हायरार्कीज रूप में बना देते हैं कि ये समाज में ये टॉप लोग होंगे, तुम मिडिल लोग होंगे, ये लोग होंगे, तो एक लेबल बना देते हैं समाज में दक्षिणापंथी बच्चे, ठीक है। और इसका उदाहरण तुम रूढ़िवादी, फांसीवादी और नाजीवादियों को बोल सकते हो। ये सारे के सारे राइटिस्ट थे, दक्षिणापंथी थे बच्चे। मतलब ये चाहते हैं कि समाज में इन्हीं लोगों के पास विशेषाधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आम लोगों के पास स्वतंत्रता और अधिकार जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, दक्षिणापंथी होते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, सॉरी राइटिस्ट उनको बोला जाता है, जो समाज में, ठीक है ना, स्टेट क्यू को एकदम सपोर्ट करते हैं, यथा स्थिति को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे, और समाज में विशेषाधिकार का समर्थन करते हैं। अब सोचो कि अगर समाज में तुम विशेषाधिकार का समर्थन कर दो बच्चे, समाज में तुम अगर विशेषाधिकार का समर्थन करते हो, समाज में विशेषाधिकार का समर्थन करोगे, तो समाज में समानता होगी या असमानता होगी बच्चे? असमानता होगी बच्चे। ये दक्षिणापंथी यही है। जो राइटिस्ट है बच्चे, जब विशेषाधिकार जैसी चीजें आप दे देंगे समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार देंगे बच्चे, तो फिर उस समाज में एक प्रकार से क्या पैदा होने लगता है, सीधा उस समाज में पैदा होने लगता है विषमताएं बच्चे, ये चीज है। और रूढ़िवादी, फांसीवादी और नाजीवादी को मैंने थोड़ा थोड़ा बताया होगा बच्चे। जहाँ फांसीवादी होती है बच्चे, वहाँ पे सिंगल पार्टी होती है। नाजीवाद में भी एक ही दल होता है बच्चे। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। राष्ट्रवाद को ज्यादा लोग महत्व देते हैं। व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों का तो टोटली नगण्य कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है बच्चे। रूढ़िवादी जो है बच्चे, वो पैट्रियाटिक का बहुत समर्थन करते हैं कि पितृसत्तात्मक, यानी संपत्ति पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं का अधिकार नहीं होना चाहिए। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर है बच्चे, पुरुषों का कार्य क्षेत्र जो होता है वो बाहर का होता है। ये रूढ़िवादी लोग तो हैं बच्चे, ये राइटिस्ट होते हैं बच्चे, जो समाज में विशेषाधिकार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं बच्चे।
दूसरा आते हैं वामपंथी, जिनको हम लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं। ये लोग प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, ठीक है ना। और ये विशेषाधिकार के एकदम खिलाफ होते हैं बच्चों कि समाज में ये बोलते हैं विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, समानता को ये लोग महत्व देते हैं। समानता का मतलब यहाँ पे सभी को समान नहीं करना है, सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेफ्टिस्ट का मतलब, लेफ्टिस्ट ये बोलते हैं सभी को अवसर प्राप्त होना चाहिए बच्चे। तो अगर सभी को अवसर दे रहे हैं बच्चे, तो ये कहीं की एक प्रगतिशील विचारधारा जो होती है वो मानी जाती है। और जो लेफ्टिस्ट हैं बच्चे, ये सभी के अधिकारों के लिए बात करते हैं, लड़ते हैं, सभी के स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो इसके जो उदाहरण हो सकते हैं बच्चे, वो उदारवादी हो सकते हैं और मार्क्सवादी हो सकते हैं। लेफ्ट में कौन आ सकता है? उदारवादी जो होते हैं बच्चे, वो व्यक्ति समानता की तो उदार स्वतंत्रता के साथ साथ उदारवादियों जो है बच्चे वो स्वतंत्र, हाँ पहले उदारवाद जो क्लासिक परंपरागत शास्त्रीय जो उदारवाद था तो वो स्वतंत्रता पे महत्व देता था, ठीक है। लेकिन उसी उदारवाद में जब हम लोग कल्याणकारी राज्य को देखते हैं बच्चे, उदारवाद का जो संशोधित रूप है उसको कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है, तो वहाँ पे तो समान अवसर की भी क्या होती है बच्चे, बात होती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना कि लेफ्टिस्ट जो विचारधारा है बच्चे, उसमें लिबरल भी आते हैं और मार्क्सिस्ट भी आते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये दोनों आते हैं, ठीक है। और मध्यम मार्गीय मतलब बच्चे जो सभी के विचारधारा, सभी विचारधाराओं को लेकर चलने की कोशिश करता है, मतलब ये जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं बच्चे, मतलब वामपंथ के भी गुण हैं और दक्षिणापंथ के भी गुण हैं, तो उसको तुम मध्यम मार्गीय बोल सकते हो बच्चे, उन्हीं को मध्यम मार्गीय बोलते हैं बच्चे। जैसे भारत में कांग्रेस को मध्यम मार्गीय दल ही बोला जाता है, ठीक है। जो कांग्रेस है उसको मध्यम मार्गीय दल बोला जाता है, वो इसलिए कि जो कांग्रेस है ना वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर नहीं चलता है, या हिंदुओं में बड़े जाति के लोगों को लेकर नहीं चलता है, वो सभी लोगों को समेटने की कोशिश करता है कांग्रेस बच्चे। दलितों को भी उसमें लेता है, मुस्लिमों को भी लेता है, सिख को भी लेता है, जैनिस्ट भी आ जाते हैं, बौद्धिस्ट भी। तो कांग्रेस का जो अप्रोच है मध्यम दल मार्गी लेता है बच्चे। हाँ बच्चे, हाँ अम्ब्रेला बोलते हैं ना, अम्ब्रेला पार्टी बोला जाता है, वो मध्यम मार्गीय दल इसीलिए बोला जाता है उसका। एक छाताधारी वो दल है बच्चे, मतलब उसके अंदर सभी विचारधारा के लोग आ जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो तुम्हें इंडिया में भी बहुत सारे लोग दिखेंगे लिबरल, मार्क्सिस्ट जो हैं बच्चे, ठीक है, वो समानता पे बड़ा बल दे देते हैं, स्वतंत्रता पे मार्क्सिस्ट बल नहीं देते हैं, वो अवसर की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन समानता पे ज़्यादा, हद से ज़्यादा महत्व देना, ठीक है ना, वो लोगों के विकास में बाधा पैदा करने वाली जैसी होती है। समानता जो है वो स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर देती है, अगर सभी को, ठीक है, थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा बच्चे। वो जितना सैद्धांतिक रूप से दिखता है बच्चे, वो व्यवहारिक रूप से उतना काम नहीं करता है। आई बस समझ में, तो ये चीज़ें भी तुम देख सकते हो। और भौगोलिक आधार पे हम लोग दलों का तो वर्गीकरण कर ही लेते हैं बच्चे, जैसे राष्ट्रीय दलों के बारे में हमने पढ़ा था, क्षेत्रीय दलों के बारे में पढ़ा था। तो तुम्हारे पास कई आधार होते हैं बच्चे राजनीतिक दलों का विभाजन करने का, विचारधारा, संख्या, भौगोलिक आधार, ज्योग्राफिकल बेसिस पर। जैसे इंडिया है बच्चे, तो यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय दल हैं और बहुत सारे क्या हैं, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों का अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें निर्वाचन आयोग ने बना रखा, उन शर्तों का पूरा करिए, ऑटोमेटिक आप क्या बन सकते हैं, राष्ट्रीय दल बन सकते हैं, नेशनल पार्टीज आप बन सकते हैं। तो ये चीजें तुम्हें दिखती है बच्चे। अब दलों के प्रकार, मतलब दल जो होते हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, प्रकार को फंक्शन बोला जाता है बच्चे, मतलब दलों का कार्य क्या होता है बच्चे। तो दलों का कार्य में जर्नलिस्ट तुम आओगे बच्चे, तो दलों के कार्य में तुम जर्नलिस्ट देख सकते हो कि दलों का कार्य होता है प्रतिनिधित्व स्थापित करना। तो जो दल होते हैं वो अपना एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व स्थापित करते हैं बच्चे। चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में जीतते हैं, तो जो दल होता है उसका एक प्रतिनिधित्व ही तो क्या होता है। और विशिष्ट लोगों का चयन करना, विशिष्ट का मतलब समझ रहे हो, हाँ, यह विशिष्ट शब्द किन के लिए यूज हो रहा होगा, जो कुछ खास लोग जिसको तुमने बोला, मतलब जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल है, अमीर है, बिजनेसमैन है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई रिटायर्ड सेना का अधिकारी है, कोई जज है। तो इस तरह के लोगों को पार्टीज में क्या किया जाता है, चुना जाता है बच्चे। सबको थोड़ी पार्टीज में चुन दिया जाएगा, तुम और हम थोड़ी बन पाएंगे। हमें और तुम्हें अगर पार्टी का सदस्य बनना है तो कुछ हमें विशिष्टता होनी चाहिए बच्चे। विशिष्टता का मतलब मेरे पास कुछ ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे कि मैं दूसरे लोगों को नियंत्रित कर सकूं, शक्ति होनी चाहिए।
अब मैं बहुत बड़ा एक रीच पर्सन हूँ, या तुम में से कोई रीच है, या तुम में से बहुत बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल है, तो उस तरह के लोगों को दलों का पार्ट आज बनाया जाता है। आम पब्लिक को नहीं, जिसको पता ही नहीं है पब्लिक के हित के हैं, तो उस तरह के लोगों को थोड़ी दलों का सदस्य बनाया जाता है। आई बात समझ में? और ऐसे लोग बन भी जाते हैं बच्चे, अगर विशिष्ट नहीं है तो बहुत सक्सेस थोड़ी है बच्चे, वो फेलियर हो जाते हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, वो ठीक है कांग्रेस दल के सदस्य तो हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो उतना प्रभावकारी नहीं है कि वो लोगों को बांध सके बच्चे, अपने साथ जोड़ सके। आई बात समझ में? तो बहुत एक तरह से वो फेलियर हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व तो उस प्रकार का जिससे कि वो लोगों को जोड़ पाते, मतलब एक व्यक्ति के नाम पर इतना वोट पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन राहुल गांधी को कोई देखकर वोट नहीं करेगा बच्चे। आई बात समझ में? क्योंकि उनमें कोई खास विशिष्टता नहीं है बच्चे, उनसे ज्यादा कांग्रेस में लोग विशिष्ट हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो पार्टी हमारे लोगों ने हमने बनाई है, तो उस पार्टी के जो उच्च पद होंगे उस पर हम ही लोग होंगे, किसी दूसरे को नहीं। तो वो माना जाता है कि वो कांग्रेस जो है बच्चे, वो बर्बाद इसीलिए हो रही है, खत्म इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसका नेतृत्व उस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में आपने दे रखा है जिसमें न तो कोई विशिष्टता है, उसके में कोई विशिष्टता नहीं। ठीक है, अब लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है बच्चे, वो ठीक है ना, तेजस्वी यादव और उन लोगों से थोड़ी चलने वाली है। ठीक है, कोई खास विशिष्टता नहीं है। लालू यादव जो थे उसमें खास विशिष्टता थी बच्चे, वो अपने आप में उस क्षेत्र का बहुत बड़ा नेता था, भीड़ इकट्ठा करना, तब तो वो दल बना पाए बच्चे। तो वो चीजें हैं, चाहे रामविलास पासवान है, ये सब नीतीश कुमार, ठीक है, अब जो लीडर है उनकी उतनी छवि नहीं है बच्चे, तो कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। तो जब भी दल में हम किसी व्यक्ति को सदस्य बनाते हैं बच्चे, तो उसमें एक प्रकार की विशिष्टता होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, और फिर अब जब दल के पार्ट होंगे बच्चे, तो दल का एक लक्ष्य भी होता है। ठीक है, दल का क्या होगा? लक्ष्य होगा कि भाई क्या आप समाज के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ तो आप लक्ष्य बनाएंगे। और हितों का एकीकरण आपको करना आना चाहिए, और हितों का संचयन तो वो हो नहीं पाता है बहुत से। तो दल का ये काम होता है कि हितों का एकीकरण किया जाए, हितों का संचयन किया जाए, और उसी के आधार पे चुनाव बहुत सारे दल लड़ते हैं बच्चे, सत्ता में आते हैं, और फिर उन्हीं हितों से संबंधित सामान्य नीतियों को क्या करते हैं? लागू करते हैं बच्चे। समाजीकरण मतलब, समाजीकरण का मतलब ये होता है कि राजनीतिक संस्कृति को, राजनीतिक जो संस्कृति है बच्चे, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करना? ट्रांसफर करना ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो दल का काम क्या होता है? जनता को शिक्षित करना, जागरूक करना, जिससे जनता में बहुत सारे लोग एक प्रकार से पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए बच्चे, ये चीजें होती है। तो नेता लोग घूम घूम के भाषण देना, प्रचार करना, हाँ कहीं कोई समस्या हो गई बच्चे तो उनके दुख में शामिल होना, जिससे कि जनता का एक सांत्वना उन्हें प्राप्त हो सके बच्चे। ये चीजें दलों के कार्य होते हैं। दल जो होते हैं वही सरकार का निर्माण करते हैं बच्चे। आई बात समझ में? ये तुमसे दल के क्या फंक्शन होते हैं बच्चे, ये भी तुमसे क्या किया जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे। अब आगे आओगे बच्चे तो एक नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी या दलों का वर्गीकरण। तो उसमें दलों के वर्गीकरण में हम लोग कई लोगों को देखेंगे। उसमें पहला एक स्कॉलर आते हैं मॉरिस डुवर्जर। तो मॉरिस डुवर्जर ने दल का वर्गीकरण किस तरह से किया है, मतलब दलों का विभाजन किस प्रकार से वो करते हैं बच्चे। तो उन्होंने दलों के विभाजन से संबंधित एक उनकी बुक है बच्चे, मॉरिस डुवर्जर की, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज इन मॉडर्न स्टेट बच्चे। ठीक है ना, ठीक है, जहां पर डुवर्जर ने ये बोला कि जो निर्वाचन प्रणाली होती है, जो इलेक्शन सिस्टम होता है बच्चे, वही पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को क्या करता है? डिफाइन करता है बच्चे। जिस प्रकार की आपकी निर्वाचन प्रणाली होगी, उसी निर्वाचन प्रणाली के आधार पे हम लोग दलीय व्यवस्था को क्या करते हैं? समझते हैं, पार्टी सिस्टम को समझते हैं बच्चे। अब आपके यहाँ निर्वाचन प्रणाली मान लेते हैं बच्चे, एक मिनट बच्चे, हाँ बच्चे एक मिनट होल्ड करो बच्चे। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? क्लियर है बच्चे? ठीक। तो मैंने बोला था दलों का जो वर्गीकरण है, मतलब तुमसे पूछा जाएगा बच्चे पेपर में कि मॉरिस डुवर्जर ने
दलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने डुवर्जर ने दल को दो भागों में बांट दिया था बच्चे, कैडर व मास दल, कैडर और मास दल। तो क्वेश्चन या तो ये पेपर में बन कर आ जाए कि कैडर और मास दलों के मध्य अंतर किसके द्वारा किया गया है, तो वहां पे तुम डुवर्जर का नाम क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। या फिर तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज इन द मॉडर्न स्टेट, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है बच्चे, तो भी वहां पे मॉरिस डुवर्जर का ही नाम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टिक करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना, कैडर और मास दल को आगे हम समझेंगे कि मास दल क्या होता है, कैडर दल क्या होता है, ठीक है। हाँ लेकिन एक्चुअली, हाँ प्रियंका कुछ बोल, प्रियंका क्या बोल रही हो? डुवर्जर के अनुसार, हाँ डुवर्जर के अनुसार निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है बच्चे। अब कहने का मतलब निर्वाचन प्रणाली में हमने पढ़ा भी है बच्चे, कौन कौन सी हमने निर्वाचन प्रणाली पढ़ी थी? हेलो बच्चे, हम लोगों ने निर्वाचन प्रणाली हमने पढ़ी थी, तो कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली पढ़ी थी पिछली क्लासेस में? फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम पढ़ा था, प्लूरिस्टिक सिस्टम आपने पढ़ा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। एक्चुअली ये निश्चित करते हैं कि किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होगी, एक दलीय व्यवस्था होगी, द्विदलीय व्यवस्था होगी, बहुदलीय व्यवस्था होगी। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में एक दल चुनाव में भाग लेता है सिर्फ, या एक से अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं? एक से अधिक दल भाग ले, वही चीजें तो बोल रहा है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है। तो आपके पास किस तरह का निर्वाचन प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग दलीय व्यवस्था निर्धारित हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम मेथड को अपनाया है बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि आपकी कंट्री में एक से अधिक दल होंगे, और जब एक से अधिक दल होंगे तो दलों का निर्माण भी बच्चे फिर क्या हो जाता है, अलग अलग विचारधारा को लेकर होता है, अलग अलग हितों को लेकर वो चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, प्रतिस्पर्धा लेते हैं। तो यही डुवर्जर बता रहे थे कि निर्वाचन प्रणाली एक्चुअली निश्चित करता है कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, किस प्रकार का पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है, वो निर्वाचन निश्चित करेगा बच्चे। अगर मान लो कि निर्वाचन प्रणाली मान लेते हैं बच्चे, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली मतलब दलीय निर्वाचन प्रणाली अगर कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में लिस्ट सिस्टम है बच्चे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में सूची प्रणाली है बच्चे, कहीं पे सूची प्रणाली है, वहां पे दल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। छोटे दलों को तो ऐसे ही बाहर कर देंगे ना बच्चे। तो ये चीजें एक्चुअली मॉरिस डुवर्जर ने यही बता रहे थे कि जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी सिस्टम को क्या करता है बच्चे, डिसाइड करता है। और अगला उन्होंने कैडर और मास में एक प्रकार से क्या किया है बच्चे, अंतर किया है। कैडर और मास में क्या अंतर होता है इसको उन्होंने एक प्रकार से बताया। लेकिन डुवर्जर से पहले मैक्स वेबर ने भी दलीय राजनीति के बढ़ते व्यवसायीकरण पर अपना विचार दिया है। तो जो दलीय राजनीति था, मतलब राजनीति में जो पार्टी का आना शुरू हुआ बच्चे, उसके बारे में मैक्स वेबर ने भी बोला है। तो ये ध्यान में तुम्हें रखना है बच्चे कि मैक्स वेबर के द्वारा भी राजनीतिक दलीय के बारे में बोला गया कि जो दलीय राजनीति उसमें व्यवसायीकरण बन रहा है बच्चे। मतलब मैं एक राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ बच्चे। राजनीति जो है वो मेरे लिए एक फायदे की चीज है बच्चे। राजनीति मेरे लिए समाज कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं चीज है। मैं उस राजनीति को इसलिए अपनाना चाहता हूँ जिससे कि मुझे फायदा प्राप्त हो। आई बात समझ में, लाभ के लिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ बच्चे, ये चीज ठीक है। आगे आओगे बच्चे तो वहाँ पे कैडर दलों की विशेषता बताते हुए डुवर्जर ने कहा कि कैडर क्या होते हैं, कैडर दल क्या होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये संरचनात्मक रूप में अशक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है वो बड़ी कमजोर होती है बच्चे। संरचना जो होती है इनकी बड़ी कमजोर होता है, ठीक है, क्योंकि संरचना में हो सकता है कि कुछ कमजोर तरह के लोग आ गए हों बच्चे, विशिष्ट लोग ज्यादा ना हो, तो संरचना में सिर्फ कुछ ही लोगों के नियंत्रण में सब कुछ हो बच्चे। तो ये चीजें जनरली बहुत अधिक होती है बच्चे। और जनरली जो कैडर दल होता है बच्चे, इसमें विशिष्ट वर्ग सेंटर्ड में होता है।
है, मतलब जो इलीट होते हैं बच्चे, जो योग्य लोग होते हैं, उन लोगों को ज्यादा कैडर दल में क्या होता है, महत्व मिलता है बच्चे। और जो कैडर दल के लोग होते हैं बच्चे, इनका संगठन ना विधायिका के बाहर पाया जाता है, मतलब जिनको, मतलब जो छोटे छोटे दल होते हैं बच्चे, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, गठबंधन की सरकारों का निर्माण कर देते हैं, उस तरह के तुम कैडर दलों को देख सकते हो बच्चे। और कुछ विशेष व्यक्ति दल के लिए संसाधन, चंदा उगाने का कार्य करते हैं, जिन्हें डुअर्जर ने कॉकस की संज्ञा दी थी। कॉकस का मतलब ये होता है बच्चे, जैसे कोई भी पार्टी होती है, कोई भी दल होता है बच्चे, तो वो एक बार प्रियंका माइक ऑफ करना, प्रियंका माइक ऑफ करना बच्चे अपना, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टी होती है बच्चे, उस पार्टी को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। अब हर एक व्यक्ति पैसा निकाल नहीं सकता है समाज के लोगों से, तो उस पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाकी लोगों से क्या कर लेते हैं, पैसा एक प्रकार से निकाल लेते हैं बच्चे। तो जो समाज से संसाधन, चंदा, इस तरह की चीजों को एकत्र कर लेते हैं, उनको डुअर्जर ने कॉकस बोला था बच्चे। अब तो एक्चुअली तुम्हें दिखेगा कि जो कॉकस में तो खास तौर से अपराधी लोग अब आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि जो अपराधी होते हैं उनके पास पैसा बहुत अधिक होता है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकी देकर, ठीक है ना, उसके आधार पर वो लोग क्या कर लेते हैं, पैसे का इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो कैडर जो लोग होते हैं, कैडर दल जो होता है, ये थोड़ा सा विधायिका के बाहर के लोग होते हैं, और इसमें कुछ लोगों की भूमिका होती है बच्चे, सभी लोगों की भूमिका नहीं होती है, इसलिए इनका संरचना बड़ा कमजोर होता है बच्चे। उसकी संरचना को मजबूत बोलते हैं जिसमें सभी लोगों की भूमिका थोड़ी सी क्या हो, मजबूत हो बच्चे, तो उसको कैडर बोलते हैं। क्लियर हुआ कैडर क्या होता है? हाँ, विशिष्ट, हाँ, पढ़े लिखे, जागरूक, बुद्धिजीवी, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो, ठीक है ना, स्टैंड करते हैं बच्चे। जैसे जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं, मतलब एक इंट्रोवर्ड होता है, वो अपने में ही रह जाता है, एक्सट्रोवर्ड के टाइप के लोग होते हैं कि जैसे दीपा से मुझे चंदा कलेक्शन करना है, तो दीपा के सामने में गया, इतनी अच्छी अच्छी बातें रखा, दीपा ने कहा अच्छा ठीक है लीजिए, चेक में काट कर, मतलब बातों में आकर दीपा ने उन्हें क्या कर दिया, चंदा दे दिया, ठीक है। अब मेरे को भेजोगे कि तुम जाओ चंदा कलेक्शन करके लाओ, तो मेरे से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में ये खूबी होती है कि जो दूसरों के पॉकेट से पैसा निकलवा लेते हैं, उन्हीं को बच्चे विशेष, वो लोग काकस होते हैं बच्चे, उन्हीं को काकस बोला था, जो दूसरे लोगों से, मतलब दूसरे के जेब से पैसा निकलवा ले, ठीक है, समाज से संसाधन एकत्र कर ले, राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए बच्चे, उस तरह के लोगों को काकस की संज्ञा दी गई है। वो अपने आप में विशिष्ट, उसमें कुछ न कुछ विशिष्टता है। हो सकता है उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक हो सकता है कि उसका बातचीत करने का तरीका बड़ा, ठीक है, अलग है बच्चे, और ये कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। उस प्रभाव में आकर आप क्या कर देते हैं, चंदा दे देते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल होता है बच्चे, उस राजनीतिक दल में कुछ लोगों का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है, वो राजनीतिक दल में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि अभी, अरे राजस्थान वाले में ही देख लेना, जैसे कल तो अशोक गहलोत ने साबित कर दिया बहुमत, ठीक है ना, सरकार में वापस आ गए, लेकिन वहां से जो बागी लोग हो रहे थे, उन लोगों को कांग्रेस में लाने के लिए कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज लीडर थे, जो विशिष्ट थे, उनको भेजा गया कि भाई जाइए, आप समझाइए उनको, मनाइए, कुछ बोलिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं बच्चे जिनको बातचीत करने का बड़ा बेहतर तरीका होता है कि वो अपनी चीज़ों को इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरा एकदम कन्विंस हो जाए, वो मान ही नहीं सकता है, मान जाता है बच्चे, और ठीक है वो आपके हाँ में हाँ दे देता है, प्रॉमिस भी आपके साथ कर देता है। तो उस तरह के लोगों को तुम काकस बोल सकते हो, जो विशिष्ट हैं बच्चे। उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक हो सकता है, उनका वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो सकते हैं, या बहुत बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा जो रिटायर्ड है, या सेना से कोई रिटायर्ड अधिकारी होता है। तो इन तरह के लोग हम, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है बच्चे, तो जो बिजनेसमैन होता है बच्चे, वो देखो अपनी खराब चीज को भी इस तरह से प्रदर्शित करके बेचेगा तुम्हें कि तुम्हें लगेगा कि वो अपने आप में अच्छी चीज है, तो कहीं ना कहीं वो विशिष्ट है बच्चे। उन्हीं को तो डुअर्जर ने काकस का नाम दिया था कि एक्चुअली क्या है, काकस है ये लोग, काकस उनको बोल दिया, ये विशिष्ट लोगों को उसने काकस शब्द दिया है। तो काकस किसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू डुअर्जर, तो वहां पे फिर जो विशिष्ट लोग हैं उनको हम काकस बोलते हैं, जिनमें अलग योग्यताएं हैं बच्चे, ठीक है, जिनमें योग्यताएं थोड़ी सी क्या अलग हैं, तो उनको आप बोल सकते हो बच्चे।
अमेरिका में दलीय प्रणाली कैडर पार्टी या फिर उसको भी काकस के रूप में देखा जाता है। अमेरिका में भी दलीय प्रणाली है भाई, पार्टी सिस्टम तो है ना। कैडर पार्टी मतलब एक कैडर के रूप में हम उस पार्टी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बच्चे, ठीक है। कैडर दल और मास दलों से अलग होते हैं। कैडर दल जो होता है वो मास दल से क्या होता है, अलग होता है बच्चे, ठीक है ना। कैडर दल और मास दल में अंतर होता है, वो हम आगे समझेंगे बच्चे कि कैडर और मास दल में अंतर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे मास दल क्या होता है, देखो कैडर जब ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ऊपर जब हमने कैडर दल देखा तो हमने कैडर दल में क्या देखा कि इनकी संरचना अशक्त होती है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर होता है। लोग तो होते हैं लेकिन उनकी बहुत बड़ी क्या होती है, भूमिका नहीं होती, तो बहुत एक कमजोर टाइप का क्या होता है, संगठन होता है। लेकिन वही मास दल में जब देखोगे बच्चे, तो जो मास दल होता है बच्चे, जो मास दल होता है, मास पार्टी जो होती है, वो हर समय अपने दल में सदस्यों की संख्या को क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, और अपनी ब्रांचेस को भी क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं। तो इस तरह की पार्टियां तुम्हें दिखेंगी भारत में बच्चे, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाना शुरू करती हैं अपने पार्टीज का, और जहां उनकी शाखा नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जाकर वो क्या करते हैं। जैसे अब कांग्रेस है बच्चे, तो कांग्रेस जो दल है ना, वो भारत के सभी राज्यों में तुम्हें मिल जाएगा। कांग्रेस जो है वो भारत के सभी राज्यों में मिल जाएगा, इसलिए हम कांग्रेस को मास दल में रख सकते हैं बच्चे। और उसकी शाखा सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के सभी राज्यों में कई कई शाखाएं हैं, और लोग सदस्यता क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, लेकिन कांग्रेस का तो पहले से देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी को हम नहीं मास दल में रख सकते, ये छोटे क्षेत्रों में अभी तक है बच्चे, बहुत एक्सपेंड नहीं हो पाया है बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। और ये लोग जो मास दल के लोग होते हैं, इनका मूल्य कार्य क्या होता है, मतदाताओं के मध्य सदैव कार्य करते रहना। ये जो मतदान करने वाले लोग होते हैं उनसे एकदम ये लोग जुड़े होते हैं बच्चे, और उनकी जो भी समस्याएं होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उसको बड़े लेवल पर क्या करते हैं, ये लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक उन चीजों को क्या करते हैं, लेकर आते हैं बच्चे। आई बात समझ में। डुअर्जर के अनुसार मास दल कैडर पार्टी से श्रेष्ठ है, जैसे ब्रिटेन के मजदूर दल व रूढ़िवादी दल। तो ब्रिटेन का जो मजदूर दल है वो काफी तेजी से क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है बच्चे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भी श्रमिक दल का ही क्या था, शासन था बच्चे, तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के दलों को भी हम लोग मास दल में क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक दलों का काफी तेजी से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे, काफी तेजी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे। डुअर्जर का संरचना के आधार पे दलों का विभाजन बच्चे, पहले तो उन्होंने एक सामान्य दलों का वर्गीकरण किया था, अब स्ट्रक्चर के, संरचना के आधार पे उनका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। संरचना मतलब जो संगठन, उसमें कितने लोगों की भूमिका होती है। उन्होंने संरचना के आधार पे 4 प्रकार के दल बताए हैं बच्चे, काक्स दल, शाखा दल, प्रकोष्ठ और नागरिक दल, ठीक है। ये 4 प्रकार के दल किसके आधार पे बता रहे हैं बच्चे, संरचना के आधार पे। तो काक्स दल में किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है बच्चे, विशिष्ट लोगों का प्रभाव होता है, उन लोगों को काक्स दल बोलते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, चुनाव में मतदाता के मत प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और इसलिए केवल चुनाव के समय ही सक्रिय। जो काक्स दल के लोग होते हैं बच्चे, वो सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, बाकी समय ये लोग एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो मास दल होता है ना बच्चे, वो हर समय उस समाज में काम करता रहता है जहां से उन्हें वोट प्राप्त होता है बच्चे, वो हर समय उस समाज के लोगों का एक विश्वास प्राप्त करता रहता है। ये चीजें होती है मास दल में। काक्स दल तभी आता है जब चुनाव होता है, और उस चुनाव के दौरान ही उसका मेन टारगेट होता है कि हम मतदाताओं का मत किस प्रकार से प्राप्त करें बच्चे, ठीक है। शाखा दल का मतलब जो होता है, शाखा दल का मतलब जो अपनी सदस्यता में निरंतर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, सदस्यता में निरंतर विस्तार कर रहा है, तो उस प्रकार के दल को हम लोग शाखा दल बोलते हैं। और ये शाखा दल का उदाहरण ब्रिटेन और भारत है बच्चे। बीजेपी के लोग
देखो कितने प्लेयर्स थे जो बच्चे पहले, बहुत बहुत प्लेयर्स तो आते ही नहीं थे पॉलिटिक्स में, और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी भी उन प्लेयर्स को क्या कर रहा है, टिकट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है बच्चे, बहुत सारे लोगों का खेल में इंटरेस्ट होता है बच्चे, तो उनका भी तो एक वोट है बच्चे। तो अगर उस तरह का कैंडिडेट खड़ा होगा तो कुछ तो वोट प्राप्त होगा। श्रमिक कोई बड़ा उद्योग मैन है बच्चे, तो उसको तुमने दे दिया, तो ये चीजें होती है। प्रकोष्ठ दल, इनका आधार प्रक्रियात्मक होता है, मतलब ये कार्य पे होते हैं बच्चे। जैसे साम्यवादी दल जो है वो प्रकोष्ठ दल का क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है बच्चे। ये जनाधार और समर्थन क्या करते रहते हैं, वो मतलब एक तरह से जनाधार समर्थन क्या करते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। और एक वैचारिक रूप से जो प्रकोष्ठ दल होता है वो वैचारिक रूप से बड़ा मजबूत होता है बच्चे। जो साम्यवादी दल होता है उनका एकदम प्रगतिशील विचारधारा रहेगी, वो समाज में हर समय परिवर्तन लाने की क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं बच्चे। तो इस तरह के साम्यवादी दल को प्रकोष्ठ दल में तुम क्या कर सकते, रख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को नहीं रखा जा सकता, इनका विचार ही बदल जाता है बच्चे, ये अपनी विचारधारा को ही बदल देते हैं भाई। बस समझो, पता चला कांग्रेस का है वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, या भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आ गया, तो इनकी विचारधारा, साम्यवादी दल वाले नहीं होते हैं बच्चे। वो एक बार अगर साम्यवादी दल को ज्वाइन कर लिया है तो वो उसी विचारधारा को लेकर आजीवन चुनाव लड़ता रहता है बच्चे। क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? इसी तरह से नागरिक सेना भी होती है बच्चे, जहाँ पे वहाँ पे भी नागरिक सेना यानी मिलिट्रीज, ठीक है, ये भी एक प्रकार का संरचना के आधार पे बच्चे। तो ये तो तुम्हें सिर्फ अब तो दिखता नहीं है, वो कहीं कहीं पे दिखता है। फांसीवादी और नाजीवादी जब दल था बच्चे, उसमें ज्यादातर लोग उस संगठन में सेना के लोग ही होते थे, सेना के अधिकारी ऑफिसर्स को लोगों को रखा जाता है। या फिर जहाँ पे मिलिट्री शासन हो जाता है वहाँ पे जो दल होता है बच्चे, उनका जो दल होता है उसमें सेना प्रणाली के लोग होते हैं बच्चे। तो यही चीजें जर्नलिस्ट में देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि डुवर्जर की आलोचना नहीं की जाती है, डुवर्जर के आलोचना की जाती है, जिसमें जर्मन विचारक जो मिचेल्स हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक दलों का जो वैचारिक आधार पर डुवर्जर ने विभाजन किया है, वैचारिक आधारों पे, उसका एक प्रकार से वो खंडन करते हैं बच्चे, ठीक है ना। मैकेंजी भी हैं, वो भी एक प्रकार से खंडन करते हैं डुवर्जर के विचारों का। चाइमर जो है बच्चे, वो भी एक प्रकार से वैचारिक आधार पे खंडन करता है। वैचारिक आधार होते भी हैं दल के निर्मित होने के पीछे, और कभी कभी वैचारिक आधार नहीं होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन डुवर्जर ने वैचारिक आधार पे ज़्यादा महत्व दिया था, तो इसलिए खंडन उसका थोड़ा सा किया जाता है बच्चे। तो ये थोड़ा सा डुवर्जर का जो वर्गीकरण की आलोचना है बच्चे, इस टॉपिक को एक बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो इसको मैं मेल कर देता हूँ तुम लोग को, और अगली क्लास में फिर आगे यहाँ से शुरू करेंगे सिगमंड न्यूमैन से बच्चे, ठीक है। तो इतना कर लो, नहीं तो हैवी हो जाएगा ज़्यादा बच्चे, ठीक है। तो इस नोट्स को मैं तुम लोग को अभी मेल कर दे रहा हूँ। एक नोट्स और भी भेजा है बच्चे, उसमें तुम्हें पढ़ना है। एक दलीय शासन के बारे में लिखा गया है, द्विदलीय शासन के बारे में लिखा गया है, बहुदलीय, तो उस पर एक बार तुम रीड करना, तो वो और तुम्हारे नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चे। तो भेज रखा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसको देख लेना, इसको मैं अभी मेल कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, मेल करूँगा बच्चे, ठीक है। तो बाकी मंडे को फिर मिलते हैं बच्चे, ठीक है। तो इतना कर लो, क्योंकि हैवी हो जाएगा, ज़्यादा भूलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखेगी तो कंफ्यूजन भी करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है बच्चे।